नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 यूनिट नंबर 3 विकास और राज्य राजनीति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस यूनिट में दो चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। जहां चैप्टर नंबर 7 राज्य विकास मॉडल और चैप्टर नंबर 8 का नाम होगा पलायन। जहां आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा भारत में विभिन्न राज्यों का विकास किस प्रकार से हुआ। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि आगे की चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ी सी आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आशा है आपको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं वो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। देखिए, इस चैप्टर की बात की जाए तो इससे पहले शुरू किया जाए चैप्टर, इससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताई जाए। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को आज़ादी के बाद उपहार में क्या मिला? एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो विश्व की सबसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी, उसकी जो समस्याएं थी मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। उनमें से सबसे पहली समस्या ये थी कि हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश थे। भले ही हम कृषि प्रधान थे, लेकिन कृषि फिर भी पिछड़ी हुई थी। कृषि में तकनीक का अभाव था, सिंचाई सुविधाओं की कमी थी। मानसून पर हमारी कृषि निर्भर थी। अगर बारिश अच्छी हुई है तो कृषि अच्छी होगी, अगर बारिश समय से पहले हो गई तो कृषि बर्बाद हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो भी कृषि बर्बाद हो जाएगी। इवन कृषि प्रधान देश तो हमारा था, लेकिन कृषि सुविधाओं की कमी और कृषि में जो उपज होती थी उसका भी जो कीमतें थी वो निम्न स्तर की होती थी। परिणाम ये रहा कि देश की 85% जनसंख्या हमेशा पीड़ित रही, शोषित रही, बड़े बड़े अकाल पड़े। इसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी बेसिक नीड्स थी लोगों की, वो नहीं थी। आज भी आप देख सकते हो, कोरोना संकट में आपने देखा कि देश में हेल्थ सेक्टर का क्या हाल था। तो स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं थी, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, सरकार की जो कल्याणकारी पॉलिसियां थी, ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उस समय बिल्कुल निम्न स्तर पर थीं। चाहकर भी कोई कुछ कर नहीं सकता था। उसका कारण ये था कि हमारे पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, उसके साथ साथ हमें आज़ादी के साथ विभाजन भी मिला। तो रही कहीं कसर, देश की अर्थव्यवस्था की कमर जो तोड़ दी, वो कहीं ना कहीं देश के विभाजन ने भी तोड़ दी। ब्रिटिश ने जो हमें एक अर्थव्यवस्था दी थी वो एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था दी थी, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश जो था, ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उस समय हमें आज़ाद किया गया था। तो ऐसे में देश का विकास कैसे किया जाए? बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो ऐसे में देश का विकास कैसे किया जाए? इन सभी चुनौतियों के साथ हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि देश का विकास कैसे किया जाए। तो देश के विकास के लिए दो टाइप के मॉडल होते हैं जो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक मॉडल जो भारत की बात किया है तो वो केंद्र स्तर पर होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश को लेकर चलता है। और एक मॉडल होता है जो हर राज्य की सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को देखकर, सिचुएशंस को देखकर चलाती हैं। तो यानी कि विकास का एक मॉडल होगा राष्ट्रीय मॉडल और एक होगा राज्य मॉडल। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं, और फिर हमने ये जाना कि कितने मॉडल होते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। दो, एक केंद्र सरकार विकास की नीतियां चलाएंगी, विकास की पॉलिसी अपनाएगी और वो पूरे देश में लागू करेगी। दूसरा, राज्य सरकार अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए, किस चीज़ की वहाँ पर बेसिक नीड है उन चीज़ों पर ध्यान देगी। इस वाले चैप्टर में हम राज्य विकास मॉडल की बात करेंगे, केंद्र विकास मॉडल की बात नहीं करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु ये कैसे विकसित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है जहाँ पर यही समझाया गया जो मैंने अभी तक आपको बताया, कि जब हम विकास मॉडल की बात करते हैं तो विकास मॉडल का मतलब ये होता है सरकार जो है, राज्य जो है, वो कौन कौन सी नीतियाँ अपना रहा है। उन नीतियों में वो क्या रखता है, तो हर एक सरकार ये कहती है हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, कल्याणकारी नीतियां चलाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे। ऐसे में जो ये नीतियां होती हैं, कई बार इन्हें प्राइवेट सेक्टर द्वारा लागू किया जाता है और कई बार गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा लागू किया जाता है। कई बार दोनों मिलकर अपने अपने शेयर करते हैं और गठबंधन द्वारा भी लागू किया जाता है। और भारत में विकास के कितने मॉडल है, मैंने बताया दो मॉडल हैं, एक केंद्रीय स्तर पर मॉडल है और एक राज्य स्तर पर मॉडल है। तो भारत का जो मॉडल है एक तरीके से मिश्रित मॉडल है, और यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दिया, कि आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत गरीबी, कुपोषण, भूख से पीड़ित था। नए भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी कि अपने लोगों का विकास कैसे किया जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, समाज का कल्याण कैसे किया जाए। ऐसे में भारत के जो विकास का रास्ता था उसे हम दो चरणों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है 1950 से लेकर 1991।
तो 1950 टू 1950 और 1991 तक की अगर बात की जाए तो इस दौरान ना गवर्नमेंट सेक्टर की प्रधानता थी। सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में क्या था, हस्तक्षेप था। लेकिन 1991 के बाद हमने क्या करा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। परिणाम था प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाने लगा। जैसा कि आप 2023 में देखते हैं कि सरकार बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। लेकिन ये मत सोचिए कि प्राइवेटकरण जो शुरू हुआ है, निजीकरण जो शुरू हुआ है, ये अभी से हुआ है। 1991 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर की थी। लेकिन बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की जो रुक गया, उसको देखते हुए 1991 में हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई और बहुत सारे उद्योगों को प्राइवेट कर दिया। उसका रीज़न ये था ताकि लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हमने देखा कि जनता की आवश्यकताएं पूरी हो नहीं पा रही हैं और सरकार का खर्चा पूरा हो रहा है। उसका कारण ये है कि प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी भ्रष्टाचार है। तो इसलिए मजबूरी में 1991 के बाद की जो नीति चली वो प्राइवेट सेक्टर की ओर चली। तो ये बात गलत है अगर हम कहते हैं कि 2022 के बाद, 2019 के बाद प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हुआ है। तो 1950 से लेकर 1951 तक गवर्नमेंट सेक्टर का दबदबा था। इसे हम नेहरूवादी मॉडल भी कहते हैं, इसे हम महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। लेकिन दूसरे चरण में हमने क्या करा, एलपीजी की नीति अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। तो ये चैप्टर की प्रस्तावना थी। आगे भारत में विकास की व्याख्याएं की जाएगी। तो देखो, भारत का विकास का जो मॉडल है थोड़ा सा विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब ये है कि ये ना दो तरीके से चलता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, देश हमारा विकास कर रहा है। तो दूसरी तरफ जब देश का आईना देखते हैं तो हम पता क्या देखते हैं, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महामारियां बढ़ रही हैं। तो एक तरफ तो व्यापक गरीबी है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, और बात सही भी है। तो देश समृद्ध भी हो रहा है, देश विकसित भी हो रहा है, और लेकिन साथ ही साथ देश में गरीबी भी बढ़ रही है। तो ऐसे में विद्वानों ने तीन टाइप से इस चीज़ की व्याख्या की है। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा है कि भले ही देश विकास हो रहा हो, लेकिन भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास कैसे किया जाए, देश का जो संघीय ढांचा है यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंधों को कैसे अच्छा किया जाए, संविधान की वजह से जो विकास का लक्ष्य है वो हासिल करना संभव हो सका है। यानी कि पहली विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था रही है, लोकतांत्रिक संस्थाएं रही हैं, संविधान रही है, इसकी वजह से हमने क्या करा है, देश का विकास किया है। दूसरे टाइप के जो लोग हैं, दूसरी विचारधारा की ये व्याख्या करती है कि 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसकी वजह से भारत विकसित हो पाया है। यानी कि भारत के विकास का जो मॉडल है उसको लेकर तीन अलग अलग व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या ये है कि देश हमारा विकास कैसे कर गया। उसका रीज़न ये है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, केंद्र और राज्य हमारे जो संबंध है वो अच्छे हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में सबसे अनोखा है, इस वजह से हम देश का विकास कर पाए। दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, 1991 के बाद जो हमने उदारीकरण शुरू करा, निजीकरण शुरू करा, प्राइवेट सेक्टर को जो बढ़ावा दिया, इसकी वजह से हम विकास कर पाए। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में जो कंपटीशन रहा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही, इसकी वजह से जनता का कल्याण हो सका। देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। अगर एक ही राजनीतिक दल होगा ना तो पता है क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, वो एकाधिकार हो जाएगा, वो राजनीतिक दल अपनी मनमर्जी चलाएगा। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे तो क्या होगा, उसे सत्ता को खोने का डर रहेगा। ऐसे में हर एक पार्टी जनता के लिए काम करेगी, शायद इस वजह से देश का विकास हो पाया। तीसरी व्याख्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र सफल रहा है और मिडिल क्लास का जो उदय हुआ है, जिसकी वजह से भारत का विकास हो पाया है। देखिए, पहले ना दो ही क्लासें थी, एक अपर क्लास और एक बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर। क्योंकि पहले एक जमींदार होता था और एक किसान होता था। लेकिन जब शिक्षा आती है ना तो शिक्षा मध्यम वर्ग को लेकर आती है, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर से जो लोग जुड़े होते हैं वो एक नौकरी पेशा लोग होते हैं, और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास। तो शिक्षा ने कहीं ना कहीं मध्य वर्ग को उदय दिया है। तो भारत में विकास की तीन व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या ये कहती है कि भैया संविधान सफल रहा, हमारा सरकारें सफल रही, इसलिए विकास हो पाया। दूसरा कहते हैं नहीं, 1991 के बाद जो निजीकरण का दौर शुरू हुआ उसकी वजह से देश का विकास हो पाया। तीसरे लोग कहते हैं नहीं, भारत में सुधार इसलिए हुआ क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ सफल रहा और मिडिल क्लास ने किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, इस वजह से। इस तो हम देख सकते हैं कि भारत में विकास को लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं लोगों की। खैर फिलहाल कुछ भी हो, देश तो विकास कर रहा है, लेकिन देश में दूसरी तरफ गरीबी भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था हो, बाहर के लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया हो, जिसकी वजह से भारत में वृद्धि और विकास दोनों तेज गति से हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास। ये तो हमने अखिल भारतीय स्तर पर बात कर ली, पूरे देश की बात कर ली। अब देखिए उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास। उपराष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि राज्यों के अंदर विकास हो रहा है क्या। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने दिल्ली आता है, मुंबई आता है, चेन्नई आता है, कोलकाता आता है, बंगलुरु आता है। लेकिन देश में क्या सिर्फ यही है? हमारे देश तो बहुत बड़े क्षेत्र वाला देश है। तो ऐसे में क्या विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो पा रहा है? तो एक तरफ तो हम देखते हैं बेंगलुरु आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं बिहार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के हिस्से कहाँ पर हैं, एमपी के हिस्से कहाँ पर हैं,
क्या वो आगे बढ़ पा रहे हैं? साउथ इंडिया में हम देखते हैं केरल आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या तमिलनाडु उतना आगे बढ़ पाया? तो उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास के मुद्दे क्या हैं? तो आज़ादी के बाद जो भारत में नीतियाँ चल रही थी वो नेहरूवादी नीतियाँ थी, और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था, इसे ही हम महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आज़ादी के बाद जो योजना आयोग बना, तो योजना आयोग में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस ने योजना का एक ऐसा खाका तैयार किया जिसे हम महालनोबिस मॉडल या नेहरूवादी मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर भूमिका अदा करी। और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी और स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर आराम से शासन चला रही हैं, कोई विपक्षी दल नहीं है। तो अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि पूरे देश के स्तर पर राज्यों का विकास कैसे हुआ, और दूसरी बात ये आती है राज्यों के अंदर विकास कैसे हुआ। तो भारत के यहाँ समस्या जो थी राष्ट्रीय विकास पर और उपराष्ट्रीय विकास पर, वो समस्या ये थी कि जब हम एक तरफ देखते हैं तो विकसित राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बीमारू राज्य हैं। बीमारू राज्य के बारे में लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था। जब भी हम बीमारू राज्य की बात करेंगे तो बी से होगा बिहार, एम से होगा मध्य प्रदेश, आर से होगा राजस्थान और यू से होगा उत्तर प्रदेश। तो बीमारू राज्य कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये क्षेत्र विकसित हो ही नहीं पाए। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी कमी है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि सरकार यहाँ पर अनदेखी कर रही है, इसी की वजह से कई बार ये अलगाववादी डिमांड भी करते हैं। 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए तो इसकी वजह से राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास का एक नया एजेंडा लागू किया। राज्यों को ये लगने लगा कि हमें अपना विकास स्वयं करना चाहिए। जैसे कि लॉरेंस सीज की आप एक किताब पढ़ लीजिए, फेडरलिज्म विदाउट सेंटर, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। ये किताब ये बताती है कि सरकार और भारतीय राज्यों के बीच में किस प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा हुई। राज्य सरकार ने बढ़ चढ़कर दावे किए कि वो अपने क्षेत्र का विकास स्वयं कर सकते हैं, इसलिए राज्यों ने अपने अपने विकास के लिए कुछ मॉडल्स अपनाए जिन्हें हम राज्य विकास मॉडल कहते हैं। और इन्हीं मॉडलों का परिणाम है कि आज आप गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ गए। और इसमें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था गैर कांग्रेसी सरकारें। तो जब दूसरी सरकारें आईं, शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, आगे चलकर जब दूसरी सरकारें आईं तो इन सरकारों ने अपने एक अलग अलग टाइप के मॉडल तैयार किए। परिणाम ये हुआ कि क्षेत्र विकसित कर गए। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम हैं। आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने हैदराबाद शहर के आसपास आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया। तमिलनाडु की बात करोगे तो आपके सामने नाम आएगा जयललिता जी का। जयललिता जो कि तमिलनाडु की सीएम रही, इन्होंने चेन्नई के आसपास बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करवाया। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने निजी क्षेत्र को भूमिका को बढ़ावा दिया और औद्योगिक विकास को तेज करने में भूमिका अदा करी। यानी कि जैसे जैसे कांग्रेस सरकार का पतन होता गया स्टेट लेवल पर, वैसे वैसे ना अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, उन्होंने विकास के एक नए मॉडल को प्रोत्साहन दिया। परिणाम हुआ कि आज ये क्षेत्र आप देखते हैं कितने ज़्यादा विकसित हैं। अब हमें लगता तो है क्षेत्र विकसित हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आईना देखोगे तो इस क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या जो है वो विकसित है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्रा में देख लीजिए। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने से तो देश का विकास हम कह रहे हैं, बट एक बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गियों में भी रह रही है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से सेज की भी स्थापना की गई। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें जहाँ पर उद्योग लगाने के लिए करों से छूट दी गई ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का तैयार हो सके। हालांकि कुछ किसानों ने इस चीज़ का विरोध किया है। उनका ये मानना है कि जैसे ही किसी क्षेत्र को आप सेज घोषित करते हो तो वहाँ के ज़मीनों पर आप अधिग्रहण कर लेते हो, वहाँ की ज़मीनों पर आप क्या करते हो, कुछ मुआवजा देकर आप कब्जा कर लेते हो, जिसकी वजह से किसान और आदिवासियों का ये मानना है कि हमारी ज़मीन से ही हमें बेदखल किया जा रहा है। ये जो विकास का मॉडल है ये कहीं ना कहीं हमें बेघर कर देगा, और आए दिन हमारे यहाँ ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। तो अब तक आपने चैप्टर में जो पढ़ा है वो चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें अब तक हमने ये पढ़ा है कि देश में विकास का मॉडल से हम क्या समझते हैं, उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास के मॉडल से क्या समझते हैं, और दोनों ही विकास के मॉडल में क्या क्या चुनौतियां रही हैं, आज़ादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे रही, और राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से मुद्दे चुनौती रही और इनसे निपटा कैसे जाएगा, ये यहाँ पर बताया है। राज्यों के विकास मॉडल में हम ये पढ़ेंगे। देखो राज्य के विकास का मॉडल क्या है, हर राज्य की अपनी पॉलिसी होगी। देखिए पॉलिसी किससे निर्धारित होगी, गवर्नमेंट से। जिस स्टेट में जैसी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के सोचने का तरीका क्या है, वो विकास को उस तरीके से ले जाएगी। मान लीजिए किसी स्टेट में एक पार्टी की सरकार है ए, किसी स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है बी, और किसी स्टेट में पार्टी की सरकार है सी। तो जो ये ए बी सी होंगी, इन तीनों के सोचने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों पार्टी अलग अलग है और वो तीनों तरीके से अपने अपने राज्य को विकसित करने की पॉलिसी अपनाएंगी। इसी पॉलिसी को हम राज्य विकास मॉडल कहेंगे। लेकिन अगर एक जैसी सरकार होगी तो नीतियां भी एक जैसी चलेंगी।
तो यहाँ पर यही बता रहा है कि विकास के मॉडल की अगर बात किया है तो राज्य में विकास की नीतियाँ क्या हैं? राज्य में जो शासित दल हैं, जिन पार्टियों की सरकारें हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं? वो किस चीज़ को प्राथमिकता मान रहे हैं? वो कैसे बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं? सड़कों का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, गरीबी खत्म करने की कैसे सामाजिक कल्याण उपाय वो कर रहे हैं? तो ऐसे में हमारे यहाँ पर कुछ राज्यों का उदाहरण दिया जाएगा जिसकी आगे चर्चा की गई है। ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो अतुल कोहली की एक किताब है, पॉवर्टी अमिड प्लेटी इन इंडिया, बिहार उत्तर प्रदेश में संरक्षण। इस किताब में बताया गया कि किस प्रकार से बिहार उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाए, वहाँ पर कुशासन क्यों चला, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये सब आपको इस किताब में मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पंजाब कैसे विकसित हुआ। तो जब हम विकास के पंजाब मॉडल की बात करते हैं भाई, तो ये कृषि पर आधारित है। हुआ क्या था देखो, 1960 के दशक में देश में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ गया। देश में जब बड़े पैमाने पर सूखा पड़ गया तो उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने अमेरिका से मदद ली और हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। हरित क्रांति का मतलब है तकनीक की मदद से आप कृषि में सुधार करेंगे। परिणाम ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि से लहला उठे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की भी थी, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा ना वो पंजाब पे पड़ा। पंजाब के किसान रातों रात समृद्ध हो गए, बड़े पैमाने पर यहाँ पे खेती फली फूली। पंजाब की जो जीडीपी थी वो कृषि आधारित जीडीपी हो गई। तो पंजाब को जो आज आप विकसित देखते हो उसके में एक बहुत बड़ा कारण हरित क्रांति का है, जो कि 1967 में हुई थी। तो जब हम पंजाब के विकास मॉडल की बात करते हैं तो ये कृषि पर आधारित है। इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बड़े पैमाने पर, जो आज हम कृषि में आत्मनिर्भर हैं, बड़े पैमाने पर कृषि का दूसरे देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं, वो इन्हीं राज्यों की वजह से हो पाया है। तो पंजाब की बात की जाए तो पंजाब 1960 के दशक में अगर हम बात करें तो खाद्यान्न को कमी को पूरे करने वाला एक राज्य था। यानी कि पूरे देश को खाना दे रहा है एक तरीके से कौन, पंजाब। लेकिन खाद्यान्न संकट हुआ। चीन के साथ भी हमारा 1962 में युद्ध हुआ था, 1965 में फिर हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उधर नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो देश में कहीं ना कहीं एक संकट सा हो रहा था। ऐसे संकट के समय जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और खाद्यान्न की कमी को पूरा किया। तो देश में जो अकाल हो रहा था, खाद्यान्न की कमी हो रही थी, दूसरे देशों से हमें खाद्यान्न को मंगाना पड़ रहा था, वो खत्म हुआ। इवन हमने आईएमएफ और डब्ल्यूबी का जो कर्जा था वो भी लौटा दिया। हरित क्रांति के दौरान जो तकनीक आई वो HYVV यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, ये तकनीक हमारे यहाँ आई, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूँ और चावल की फसलें एकदम से लहलहा उठी। पहले के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा लगभग लगभग फसलें हुई। पंजाब में कृषि में परिवर्तन तेजी से आया, गेहूं और चावल के उत्पादन में उछाल देखी गई और हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा सरकार ने एमएसपी भी निर्धारित कर दी कि गेहूं और चावल मिनिमम हम इतने प्राइस पर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो आप बेच सकते हो, अगर इससे कम प्राइस मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट को बेचिए। अब तो लोगों ने दबा के गेहूं और चावल की खेती करनी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ हरित क्रांति का कि पंजाब में रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी हुई और एक क्लास बनी वहाँ के लोगों की। व्यापारिक खेती करने लगे वो लोग, रोजगार के अवसर पैदा हुए। जो पिछड़े क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम मिला। परिणाम ये रहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ गई। लेकिन आप ये ना सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहा। एक तरफ तो पंजाब आर्थिक रूप से विकसित हुआ, वहाँ पर उन्नति हुई, वहाँ पर प्रगति हुई, लेकिन सामाजिक आर्थिक संकट भी आया। कृषि पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप, सीधी सी बात है, उद्योगों पर ध्यान नहीं दोगे। तो पंजाब में कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया लेकिन उद्योगों पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए मजदूर थे वो बेरोजगारी का शिकार हो गए। औद्योगिक क्षेत्र का पतन हो गया। इवन ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करने से, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का यूज़ करने से क्या हुआ, जो ज़मीन थी उसकी भी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। केमिकल आधारित खेती ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की जो क्वालिटी थी वो कम हो गई। गेहूं और चावल की जो क्वालिटी थी वो भी निम्न स्तर पर आ गई। छोटे छोटे किसान बेचारे गरीब हो गए और अमीर किसान बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। गरीब किसानों के सामने एक ही रास्ता था, आत्महत्या का। आगे चलकर कृषि उत्पादन में गिरावट आई, प्रति व्यक्ति आय गिरावट आई, बड़े पैमाने पर खेती और मजदूर और किसानों ने आत्महत्या किया। तो पंजाब मॉडल अच्छा है लेकिन क्या वो स्थिर है? क्या वो सभी को समान रूप से विकसित कर जा रहा है? ऐसे में पंजाब में हिंसा का एक माहौल शुरू होगा। ये माना जाता है पंजाब में जो हिंसा होती है उसका भी एक बड़ा कारण यही है। अब हम पढ़ने वाले हैं विकास का केरल मॉडल। तो जब हम विकास के पंजाब मॉडल की बात करेंगे तो किस पर आधारित है, कृषि। लेकिन जैसे ही आप विकास के केरल मॉडल की बात करोगे तो विकास का केरल मॉडल किस पर आधारित है, शिक्षा पर। अब तक हमने ये पढ़ा है देश में आज़ादी के सामने, आज़ादी के बाद देश में विकास के सामने क्या चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को निपटाने के लिए हमने योजना आयोग का निर्माण किया, नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई। देश में जो मॉडल था वो एक राष्ट्रीय स्तर पर था, एक राज्य स्तर पर था। विकास को लेकर अलग अलग क्या व्याख्याएं थी,
इसके अलावा उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं विकास के केरल मॉडल की। तो देखो, विकास का जब भी आप केरल मॉडल बात करोगे तो आप एजुकेशन सेक्टर की बात करोगे। केरल की बात करें तो केरल मॉडल आमतौर पर मानव विकास की बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, शिक्षा पर खर्चे की बात करता है, स्वास्थ्य पर खर्चे की बात करता है। और आज आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल सबसे नंबर 1 पर रहता है। एजुकेशन के मामले में केरल नंबर 1 पर रहता है। स्त्री पुरुष लिंग अनुपात की बात करें तो वहाँ पर केरल नंबर 1 पर रहता है। इवन 1975 में यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें केरल के विकास मॉडल को रोल मॉडल माना गया, और अन्य राज्यों ने भी और देश के विश्व के कई देशों ने भी इस मॉडल की सराहना करी। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें, अमर्त्य सेन, और एक थी जियोड्रीज। इन्होंने भी अपनी किताब में केरल की उपलब्धियों के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि केरल जो विकास कर पाया है उसका कारण है वहाँ की सरकार, जिन्होंने कल्याणकारी नीतियाँ अपनाई। तो विकास का जो मॉडल केरल ने अपनाया उसे केरल मॉडल कहते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वामपंथी सरकारें रहीं जिन्होंने गरीबी खत्म करने की बात करी। तो जब हम पश्चिम बंगाली मॉडल की बात करते हैं जहाँ पर शहरीकरण औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया, तो वहीं केरल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो अपने आप पूरे के पूरे देश को आगे बढ़ा देंगे, वो पूरे पूरे राज्य को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। और केरल क्या कर रहा है? केरल क्या कर रहा है? ग्रामीण सेक्टरों को बढ़ावा दे रहा है, साधारण जनता को एजुकेटेड कर रहा है। यही चीज गांधी जी भी चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो केरल का जो विकास का मॉडल था, इसने गांव के क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इसने बॉटम अप योजना यानी कि नीचे से ऊपर की ओर विकास की योजना शुरू करी। इसने जो ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वशासन थे, उन क्षेत्रों को विकसित किया, वहां के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। केरल की जो राजनीति थी वो गठबंधन वाली राजनीति थी, गरीबी खत्म। वामपंथी नाम आप जब भी देखेंगे तो वामपंथी का मतलब है जो निर्धनता को खत्म करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से केरल जो था उसने वहां पर क्या करा, गरीबी खत्म करने के लिए, महिलाओं को विकसित करने के लिए एजुकेशन सेक्टर का ध्यान दिया। हालांकि केरल की अगर बात की जाए तो केरल के विकास मॉडल में आगे चलकर 21वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी कि सन 2000 के बाद थोड़ा सा ठहराव आया। केरल में अचानक से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शहरी क्षेत्रों में लोग आत्महत्या करने लगे, पर्यटन जो था वो भी थोड़ा सा कम हुआ, जिसकी वजह से पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जो प्राकृतिक संपदा थी उसे क्या कर दिया गया, कटाव किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों को कटाव किया गया, होटल रिजॉर्ट्स बनाए गए वहाँ पर। परिणाम क्या रहा? पर्यावरण बेकार हो गया। लोगों ने जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका दुरुपयोग किया। सहकारी समितियों ने यहाँ पर अकुशल व्यवस्था बना दी, उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। तो वैसे तो केरल विकास कर गया, लेकिन ज़्यादा विकास करते 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 केरल में क्या हो गई, अस्थिरता हो गई। परिणाम ये हुआ कि अब विकास का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है, और इस समय केरल में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर भी अन्य राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो केरल अब भी विकसित हो रहा है। तो जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया की एक किताब है, इंडियाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, डिबंकिंग द मिथ दैट अंडरलाइंस प्रोग्रेस एंड एड्रेसिंग न्यू इश्यूज। इस किताब में केरल विकास मॉडल को एक सफलतम उदाहरण माना गया है कि भले इसकी कुछ कमियां हों, देखिए कमियां तो रहेंगी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। तो चाहे पंजाब मॉडल की बात करो चाहे केरल मॉडल की बात करो, कुछ दिन तक ये विकसित रहे, लेकिन आगे चलकर इसकी भी कमियां देखी गई हैं कि ये जनता के कुछ ही क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि एक बड़ा क्षेत्र अब भी इनसे अछूता रहा है। अब हम बात कर रहे हैं 2023 में सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल की, जिसका नाम है गुजरात मॉडल। तो जब हम पंजाब मॉडल की बात करेंगे वो कृषि आधारित है, केरल मॉडल की बात करेंगे वो एजुकेशन आधारित है, जब हम गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो वो है औद्योगिक आधारित। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और आगे चलकर गुजरात बहुत तेज़ गति से विकसित होगा। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी बहुत फेमस होंगे, और उन्हें फिर पीएम बनाया जाएगा, और वो फिर देश में भी वही करेंगे। तो गुजरात मॉडल की बात की जाए तो गुजरात मॉडल भारत में सफलता की एक और कहानी है। केरल जिसको कल्याण मॉडल माना जाता है, तो गुजरात को औद्योगिकरण और बाजार सुधारों की सफलता के रूप में देखा जाता है। इस सदी के अगर शुरुआत के 20 साल देखे जाएं तो गुजरात भारत में सबसे तेज गति से विकसित हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो बड़े पैमाने पर व्यवसायियों को सौंप दिया गया है। भूमि और पर्यावरण के कानूनों में नरमी बरती गई है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा सुधार की सुरक्षा दी गई है। गुजरात के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों की वजह से भी गुजरात को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ रहा है। गुजरात सरकार ने पता है क्या करा, इन्होंने कहा जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ, जितने भी प्लांट हैं, सबको 24 घंटे हम बिजली देंगे ताकि उनका काम ना रुके। औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी भी दी इन्होंने,
कि जितने भी बिजनेस प्लांट हैं यहाँ पर उनको हम सब्सिडी देंगे, करों में छूट देंगे, ताकि वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। टेक्नोलॉजी का विकास किया गया, बड़े पैमाने पर पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया गया, ब्याज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो चीज़ें हैं, भूमि जल और अन्य नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों पर सब्सिडी दी गई। यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पर लोन दिए गए। जैसे कि आज सरकार फंसी भी हुई है थोड़ी सी कि इतने सस्ते दर पर लोन क्यों दिए गए, वो लोन का पैसा कहाँ गया। तो सस्ते दर पर लोन दिए गए, बड़े पैमाने पर सड़कों का बनाया गया, भूमि अधिग्रहण किया गया, बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें सस्ते दामों पर ज़मीनें भी दी गई ताकि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़े की किताब देखोगे आप, तो ये गुजरात विकास मॉडल के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने केरल मॉडल का तो प्रशंसा की थी, लेकिन उन्होंने गुजरात मॉडल को तो एक कट्टर समर्थक थे कि अगर आपको विकास करना है तो गुजरात मॉडल को अपना लीजिए। गुजरात मॉडल को हम ट्रिकल डाउन सिद्धांत भी कहते हैं। गुजरात में बड़े पैमाने पर जो उद्यमी वर्ग थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, इन्होंने इस क्षेत्र के विकास दर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी गुजरात मॉडल की कुछ आलोचनाएं हुई हैं कि इसने केवल एक बड़े वर्ग को ही प्रभावित किया है, इनने बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही प्रभावित किया है, जबकि निम्न वर्ग के प्रति इनकी संवेदनशीलता बेकार रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, शिक्षा पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जन कल्याण पर नहीं ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। परिणाम ये रहा है कि निजीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ इस क्षेत्र से दूर रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के विकास मॉडल की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा केरल और गुजरात से अलग है। तमिलनाडु में औद्योगिक विकास भी हुआ, लेकिन आधारभूत विकास को नहीं देखा गया, इसे विरासत में ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। 1980 में तमिलनाडु में विकास शासन का प्रमुख मुद्दा बन गया कि भैया जो पार्टी शासन में आएगी, अगर वो डेवलपमेंट करती है तो वो शासन में रहेगी, वरना जनता अगली बार उसे उसकी सीट से हटा देगी। आज़ादी के बाद शुरुआत की अगर 20 साल की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, भाषा को लेकर यहाँ पर मुद्दा बना, विकास पर ध्यान देने की बात की गई, कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई। तमिलनाडु में बेहतर शिक्षा सुविधाओं का इतिहास था, शुरुआत से यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसे में औद्योगिक विकास भी हुआ। यहाँ पर दलित आंदोलन भी हुए, महिला शिक्षा के लिए भी आंदोलन हुए, बंदरगाहों की उपलब्धता जो रही, इन सब के कारण से ये हमेशा क्या रहा, एक सोशल वातावरण में फेमस रहा। तमिलनाडु हमेशा मीडिया में रहा, हमेशा खबरों में रहा। परिणाम क्या रहा कि तमिलनाडु ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक केंद्र बन गया, कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। आज मोबाइल जो कंपनियां हैं, बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और जैसा कि हमने पढ़ा भी था, जयललिता जी ने तमिलनाडु के चेन्नई में बड़े पैमाने पर आईटी हब बनाए। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को, विशेषकर लड़कियों को, बहुत सारा लाभ वितरित करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा टेलीविज़न और साइकिल जैसी योजनाओं को भी यहाँ पर बढ़ावा मिला। इसके अलावा बहुत सारे सामान जो आधुनिकीकरण थे उसको भी बढ़ावा मिला। स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तमिलनाडु आगे बढ़ा है। समाज कल्याण की नीतियां तमिलनाडु के मानव विकास एजेंडा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पीडीएस सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें अन्न फ्री में दिया जा रहा है आज, और या फिर उस समय बहुत कम पैसों में, जिसकी वजह से भी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। खाद्यान्न सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकार समय समय पर जनता के कल्याण के लिए लोक लुभावन नीतियाँ अपनाती रहती है। हालांकि सरकार की कई बार इसके लिए आलोचना होती है कि वो इतना ज़्यादा जनता को अपने ऊपर डिपेंड कर रही है कि जनता की जो अपनी भूमिकाएं हैं वो अदा नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनता को अब जब ज़्यादा चीज़ें फ्री में देने लग जाते हो तो जनता पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाती है। और जब जनता पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाएगी तो पता क्या होगा, जनता की कुशलता मर जाएगी, जनता की अपनी इच्छाएं मर जाएंगी। वो सोचेगी हमें तो सब कुछ मिल ही रहा है, इसलिए थोड़ी सी इसकी आलोचना होती है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में अन्य विकास मॉडल की बात की गई है। तो 1990 के बाद से भारत में विकास का मॉडल एक प्रश्न मुद्दा बनता रहा है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में नेता, सरकार और राजनीतिक दलों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, एफडीआई को आकर्षित किया, लोक कल्याण नीतियां अपनाई है, लोक लुभावन मुद्दे शुरू किए हैं। और ऐसे में आज जो अगर हम देखें तो चुनाव में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आए दिन सरकारों पर इल्जाम लगते रहते हैं। सरकार ये कह रही है हम विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विकास देश की अर्थव्यवस्था पर तो दिख रहा है, लेकिन देश के लोगों पर नहीं दिख रहा है। आई होप सो देश के विकास मॉडल पे कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से आ जाएगा तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। यहाँ पर चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।